तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो उस मरमैन को निपटा चुका था, लेकिन उसकी जो दो बहनें थी, खास करके जो बड़ी बहन थी उसको वो बॉक्स चाहिए था और छोटी बहन को बदला चाहिए था, क्योंकि मरमैन जो था ना वो रॉयल ब्लड लाइन का था, प्रिंस था या जो भी बोल लो। अब आगे तो फिलहाल जो था चीज़ें अलग चल रही थी। मरमैन की जो समाज थे यहाँ पे जो रहते थे वो काफ़ी गुस्से में थी। हार्बर नंबर 79 का डिसाइपल्स को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। कुछ लोगों के इस समय अलग अलग एक्सप्रेशंस थे, जैसे कि पैट्रियार्च काफ़ी टेंशन में था, कैप्टन जो कि मस्त फल खाते रहता था। अगले दिन की सुबह होती है, जो कि सोया हुआ था उसकी आंखें खुलती क्योंकि सूर्य की किरणें आने लगी थी और सोचता है क्या खुले समुद्र में ऐसे ही सूर्य की किरणें आती होंगी। और आज इसके पास बहुत काम था तो ये तैयार हो जाता है और क्राइम डिपार्टमेंट जाता है। कुछ नियम कानून आपको पूरे करने पड़ते क्योंकि इसको समुद्री क्षेत्र जाना था, तो कागज वगज सब अपने डिपार्टमेंट में जो भी है करता है और बहुत जल्दी हो जाता है। आराम से इसको 40 दिन की छुट्टी मिल जाती है। अगर ये पहले आ गया तो इसे रिपोर्ट करना पड़ेगा, लेट आया तो ओवर टाइम काम करना पड़ेगा। तो उसके बाद ये छठ में पीक के जो दुकानें होती है ना उस तरफ जाता है। और इस बार वैसा कुछ नहीं होता जैसे लास्ट टाइम हुआ था ना कि चोरी का इल्जाम लग रहा था। लेकिन जब ये जा रहा था तभी इसके टोकन से इसको एक आवाज आती है। कैप्टन बोल रहे थे बेसिकली कि जो क्या तुम कुछ भूल गए? तो जू बोलते हैं मैं क्या भूल गया? तो आवाज आती है अरे 500 स्पिरिचुअल स्टोन्स कब पे करने वाले हो मुझे? जो बोलता है 100 थे। कैप्टन बोलता नहीं नहीं कम से कम 300 तो चाहिए। जो जरा नो बॉम्बू स्लिप निकालता और कैप्टन के नाम के आगे प्रश्नवाचक लगाने लगता है। इधर कैप्टन बोलता है तुम छुट्टी ले रहे हो, समुद्री क्षेत्र में जा रहे हो ताकि मेरे से तुम्हारा सामना ना हो, लेकिन समुद्री क्षेत्र काफी खतरनाक है, तुम्हें इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम्हारा धर्माप्रोट अपग्रेड हो जाए। मैं नहीं चाहता कि तुम मरो और मेरे 500 स्पिरिचुअल स्टोन्स की हानि हो। तो अगर तुम्हें धर्माप्रोट को कुछ कराना है तो जाओ जैंग सेन से मिलो। जू सोचते हैं उससे क्यों? जैंग सेन वही बंदा, अगर आपको याद हो, तो जिसने जू को कुछ गिफ्ट भी दिया था पहले दिन जब कैप्टन के साथ ये गया था उनसे मिलने। बहुत सी चीज़ें अपना कैप्टन समझा देते जू को कि कैसे बात करना क्या करना है। तो जू अपना ट्रांसपोर्टेशन डिवीज़न की तरफ जाता है जहाँ पर इसे जैंग सेन मिलते हैं और उनकी भी नज़र जब पड़ती है तो उनकी आंखें थोड़ी सी ऐसा फैल जाती है कि जूनियर ब्रदर जू आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको तो काम पे होना चाहिए था ना। अब जू जब आगे बढ़ता है तो जैंग सेन थोड़े पीछे हट जाते हैं। जैंग सेन मतलब पीछे मतलब थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं, बस देखते यार ये बंदा इतना हैंडसम है ना, लड़कियां पागल हो जाएंगे उसके पीछे। और जू ना ऐसा बैठ जाता है। जो फिर बातें करता है, वो पूछते हैं क्या काम है। ये बताता है कि धर्मा बोट को अपग्रेड करना था। तो ये बोलते हैं तो तुम मुझसे क्यों बात करने आओ? कैप्टन ने बोला क्या? जो क्या करता है 2 सेब निकालता है, उनमें से एक जैंग को दे देता है और जैंग उसके बाद ना पहले ले तो लेते हैं फिर इसको वापस करने लगते हैं, बट जू वापस नहीं लेता। जैंग बोलते हैं हंस के ठीक है तुम मुझे एक चीज़ बस प्रॉमिस कर दो, चीज़ें तो मैं अपग्रेड करा दूंगा। जो ध्यान दे रहा था कि अपग्रेड तो इन्हें ही करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बेहतरीन है, ऐसा कैप्टन ने बताया था। और कैप्टन बोलते हैं आज से एक ही काम करना, मेरे गले की तरफ मत देखना भाई बस तुम। जू ये सुनता है और उनकी आंखों की तरफ देखता है। कैप्टन कहते हैं यार तुम्हारी आंखें अलग ही है भाई, अलग तरीके से तुम देखते हो, जिधर भी देखते हो मानो उस चीज़ को खत्म करना चाहते हो। फिर कैप्टन बोलता है मतलब जैंग बोलता है यार इतना आसान भी नहीं होगा तुम्हारे लिए क्योंकि तुम्हारी आदत बन चुकी है। ठीक है मैं तुम्हारा थर्मापोर्ट अपग्रेड कर दूंगा लेकिन मैं पैसे बहुत लेता हूँ। तो फिलहाल ये जू फॉलो करता है जैंग को और ये एक वेयर हाउस की तरफ जाते हैं, जहाँ वेयर हाउस तो आप समझते हो जहाँ बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में है तो इनके पास बहुत सारे कार्गो को आते रहते हैं नाव के रास्ते, समुद्र के रास्ते नाव से। और जब जू देखता ना यहाँ पर जो सामान थे भाई क्या हाई क्वालिटी के थे। 7-8 तो धर्मापोर्ट्स पड़े थे जो कि अलग अलग स्थिति में थे, कुछ आधे बन गए थे, कुछ पूरे बन गए थे, किसी में पेंटिंग डेंटिंग बहुत सी चीज़ें चल रही थी। और फिर जैंग बोलते हैं अब क्या सोचते हो? देखो 7वें पिक के डिसाइपल्स की बात ना, मैं बेस्ट फाइटर तो नहीं हूँ, कल्टिवेशन भी मेरा खास नहीं है, बट धर्मा बोट में यार 6वें पिक के डिसाइपल भी मेरे बराबर के नहीं है। मेरे पास ना कम से कम 2-3 दर्जन या उससे भी ज़्यादा वेयर हाउसेस हैं इस क्षेत्र में, मतलब समझ लो 40-50 भाई के पास वेयर हाउसेस थे और कोई चोरी नहीं कर सकता। जू एक्टिंग करने की कोशिश करता कि वो शॉक्ड हो रहा है क्योंकि कैप्टन ने बोला था और पूछता है आप सच में 7वें पिक का डिसाइपल हो? जैंग को अच्छा लगता है यार कि जू मतलब ऐसा बता रहा है यार, अचंभित हो चुका है। फिर ये हंसता है जैंग कि तुम्हें क्या पता है, कैप्टन ने भी यही सवाल पूछा था। मेरा टैलेंट थोड़ा लेट निखरा, नहीं तो मैं 6वें पीक का ना कॉन्क्लेव डिसाइपल होता। चलो ठीक है तुम अपना धर्मा बोट निकालो, मैं देखता हूँ क्या करना है। ये अपनी बॉटली निकालता है, उसमें से नाव निकालता है, जो भी मतलब प्रोसेस शुरू हो जाता है। और जू तारीफ करने की कोशिश करता है अपने नाव की कि मैंने थोड़े अच्छे सामान इस्तेमाल किए हैं, सामान मतलब शेप में भी अच्छा है। जैंग बोलते हैं क्या बात कर रहे हो, कुछ भी तुम्हारा स्पिरिचुअल कन्वर्जेंस जहाँ पे बैठ करके वो फॉर्मेशन में तुम कल्टिवेट करोगे वो भी बिगड़ चुका है। बहुत सी चीज़ों के बारे में बताते हैं कि यार नहीं नहीं ये सही नहीं है, कचरा हो चुका तुम्हारा नाव था ही, मतलब समुद्र क्षेत्र में बवंडर में फंस गए ना या कोई बड़ा सा शैतान समुद्र क्षेत्र का निकल गया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे।
अपने दम पे क्या ही बैटल करोगे ना, नाव भी तो वैसी होनी चाहिए। और ज़ैंग सैन जो था ना बहुत प्रोफेशनली बात कर रहा था, मतलब देखो इसमें ये शाफ्ट ऐसा है, ये सब मतलब एकदम मैकेनिकल इंजीनियर बन गया था लौंडा अपना। और कुछ फालतू की बातें नहीं करता, एकदम एक्यूरेट चीज़ें बताता है। और ज़ैंग बोलता है मुझे पता है तुम चाहते हो तुम्हारी नाव टिकाऊ बने, मेनली मैं पहले उस पर फोकस करूंगा। जैसे बड़ा बीस्ट अटैक कर दिया, जब तक कि वो फाउंडेशन लेवल का नहीं है तुम्हारी नाव सही रहेगी। जू को लगता है 200 स्पिरिचुअल स्टोन से तो ज़्यादा ही लगेगा, और ये दिखाता है कि मेरे पास दोस्तों हैं क्या, ये काफ़ी होंगे। फिर कैप्टन इस सोच के बारे में सोचता है, क्योंकि कैप्टन ने कुछ बताया था जू के बारे में ज़ैंग को, और ये उस दिन उस दुकान पे भी था छठवें पीक वाले, तो इसने देखा था ड्रैगन वेल की और स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन। और ये कहता है कोई नहीं है 200 में हो जाएगा, मतलब मैं समझ लो कि तुम्हारे पर अपना खर्चा कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, फ्यूचर में मुझे इसकी वापसी चाहिए होगी, मतलब कि तुम कुछ मेरे लिए बिजनेस ला सको। तो ये चला जाता है। उसके बाद ज़ैंग सैन चैन की सांस लेता है। यार जब ये खतरनाक लोगों से मिलता हूँ, जब मैं जिनका कल्टीवेशन अच्छा है, तो पता नहीं क्यों मेरी फट जाती है। लेकिन देखो मेन रीजन था इसका करने का कैप्टन, और दूसरा खुद जू की आंखें। और कैप्टन जो भी कहते थे ना वो सही कहते थे कि जू है खतरनाक बंदा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुम रिग्रेट नहीं करोगे इस बंदे से दोस्ती करके, इन्वेस्टमेंट करके इसके ऊपर। तो ज़ैंग जो था ना इसके नाव पर काम शुरू कर देता। बहुत अमीर बंदा था, कोई इसको लूट नहीं सकता था, क्योंकि उसने वैसे भी एक बार कैप्टन के नाव को अपग्रेड किया था। जू इधर बाहर निकलता और कैप्टन को वॉइस टोकन मैसेज भेजता है, और इनकी बातें होती कि जो मैंने बोला था तुमने वही बोला ना, काम करके आना। तो ये भी बोलता है हाँ ज़ैंग बहुत अमीर है, ये देखो अभी तुम्हें लग रहा होगा कि तुम उसका फ़ायदा उठा रहे हो, लेकिन फ्यूचर में उसकी मदद कर देना। जू भी हाँ में सर हिला देता है। ज़ैंग सैन का भी नाम ये ऐड कर लेता है बाम्बू स्लीप के दूसरे साइड में दुश्मन थे, इधर दोस्त थे। कैप्टन का नाम भी वहाँ पे प्रश्नवाचक फिर से लगा देता है। मतलब इस आदमी को ये फिगर आउट नहीं कर पा रहा था, बड़ी बात ये थी। इधर कैप्टन जो था ना मस्त अपना सेव खा रहा था, जो कि ना पूरे शहर में नहीं मिल सकता था, ऐसा सेव था। ये सेव मिलता था समुद्री क्षेत्र के किसी आइलैंड पे। उसके बाद कैप्टन क्या करता है ना कि ज़ैंग सैन के खिलाफ कुछ तो वारंट आया था, मिशन में वो कहीं तो खूनी तांडव मचाया था। कंप्लेन यह था कि ज़ैंग सैन को बुरे तरीके से पनिश करो। कैप्टन पढ़ता है, हंसता है और रिपोर्ट को ही चला देता है कि जब तक मैं हूँ मेरे साथियों को कोई कुछ नहीं कर सकता, जब तक मेरे साथी मुझसे दगा नहीं करते हैं। तो दोपहर का समय हो चुका था, सूर्य अच्छे खासे चमक रहे थे। जू अपना गलियों से गुजर रहा था। इसके मन में यही था कि फ्यूचर में जरूर ये ज़ैंग सैन की मदद करेगा, क्योंकि इसे पता था 200 स्पिरिचुअल स्टोन से तो ज़्यादा का ही काम होगा, जैसा ज़ैंग सैन बता रहे थे। फिर उसको किंग पेंग को भी थैंक्स बोलना था ना। जाओ किंग पेंग जो था उसने इसे वो हॉर्सशू क्रैब्स गिफ्ट किया था। ये सब सोच रहा तो आसपास नज़र बना के रखे हुए था। एक चीज़ तो समझा था कि मरमैन के जाने की वजह से कुछ ज़्यादा अभी तक तो बवाल नहीं हुआ है। तो ये जा रहा था एक हॉल ऑफ सी करके कोई तो एरिया था उस तरफ। समुद्र क्षेत्र में अगर आप पहली बार जा रहे हो ना तो वहाँ पर पहले आपको जाना पड़ता है, पूरे इन्फॉर्मेशन आपको वहीं मिल जाते हैं। मतलब जितने भी डिसाइपल्स गए होंगे समुद्र क्षेत्र में वो आके अपना अपना इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि ऐसा बीस्ट मिला था, वैसा मिला था। तो ये सब अगर आपको पता है तो समुद्री क्षेत्र में जाओगे तो सतर्क रहोगे पहले से, और उसके बदले में आपको रिवॉर्ड्स भी मिलते थे जो भी आके बताता था। और देखो जू के पास तो वो समुद्री क्षेत्र का नक्शा भी था, जो कि वो यंग मरमैन की वजह से मिल गया। तो इसको तो पता था क्या करना है। इसे जाना था वेस्ट कोरल आर्किपेलागो की तरफ। वहाँ पर इसके हिसाब से बहुत सारे ना वो समुद्री जो छिपकलियाँ होती हैं वो मिल सकती है, लेकिन खतरनाक भी होती हैं, वो ग्रुप्स में रहती है। डिफेंस भी उनका काफ़ी अच्छा होता है, तो उनको आप मटेरियल्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अगर 5th लेवल का छिपकली है तो उसके आपको 150 स्पिरिचुअल स्टोन्स मिल सकते हैं। 8वें लेवल का है तो भैया आपको 500 से 600 के बीच में स्पिरिचुअल स्टोन्स मिल जाएंगे। इसलिए जू को वहाँ जाना था। मतलब सीधा सीधा बोलो तो खतरनाक जगह है। तो वहाँ जाता है पहले ये जो सी क्षेत्र में जहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलता था, और इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वहाँ से निकल जाता है। अब इसको कोई दिक्कत नहीं थी, बस थर्माबोट रेडी हो जाए फिर ये जा सकता है समुद्री क्षेत्र में। फिलहाल ये मतलब वापस आता है, रात का समय धीरे धीरे हो रहा था ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन की तरफ, और देखता वहीं पे ना समुद्री क्षेत्र के आसपास में इसे ज़ैंग सैन दिखाई देते। मतलब बैठे हुए थे कार्गो के ऊपर में, मस्त अपना पाइप मार रहे थे, शिगार पी रहे थे। जू जब देखता तो उसे थोड़ा बुरा लगता है, यार काफ़ी थके हुए दिख रहे हैं। बट भीड़ में से कुछ जाने पहचाने लोग दिखते हैं, जैसे कि लीजी में ये वही लड़की थी अगर आपको याद हो, जो थोड़ी मतलब सबको एक नज़र में पहचान तो जाती है, लेकिन थोड़ी अपने को कॉन्फिडेंस को लेकर थोड़ा उसकी दिक्कत थी। और चंद्र की प्रकाश में ना उसका स्माइल भी काफ़ी अच्छा दिख रहा था। वो जू की तरफ देख के स्माइल करती तो जू भी बदले में स्माइल कर देता। ज़ैंग सैन पूछते तुम जानते हो उस लड़की को? जू बोलते हैं हाँ, उसका नाम लीजी में है, हम एक ही दिन से ज्वाइन किए थे, अच्छी लड़की, काफ़ी टफ है। ज़ैंग भी बोलता है हाँ, अब क्योंकि तुम अच्छे दोस्त हो उसके तो मैं उस लड़की का ध्यान रखूंगा। जू भी बोलता है जी बिल्कुल शुक्रिया। और उसके बाद कैप्टन बोलते हैं कि आंखों में एक चमक आ जाती, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी नाव दिखाता हूँ। तो ये जू को लेकर के वेयर हाउस की तरफ जाते हैं। जू देखता है एक बड़ी सी नाव और देख के अचंभित हो जाता है। इसकी नाव एकदम अलग ही दिख रही थी, मतलब खतरनाक शेप दे देता है यार भाई, खतरनाक एकदम।
नाव पहले ना ऐसा लगता था बाहर से देख के ना कि भाई खतरनाक है, लेकिन अब एकदम नाव जो था ना सिंपल था, तो ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं आएगा। सिंपल इन द सेंस सभी जो खतरनाक चीज़ें थी अंदर छिपा दी थी, एकदम क्लासिक बना दिया था। नाव की साइज़ भी उन्होंने कम कर दी थी, 60 मीटर था उससे कम कर दिया था, चौड़ाई थोड़ी बढ़ा दी थी, डायमंड शेप कर दिया था। अब छोड़ो, मतलब नाव अच्छा बना दिया था, अब नाव की क्या ही तारीफ करूँ। जो चंबित था उसके रिएक्शंस को देख करके जैंग सैन को लगता है काफ़ी गर्व महसूस करते हैं। वो थके तो हुए थे, लेकिन भाई अगर आप कुछ बनाते हो फिर कोई तारीफ, मतलब शॉक्ड हो जा रहा है देख करके कि यार क्या बवाल बना दिया है। और ये बताते भी कि देखो मैंने ये ऐसा ऐसा चेंज किया, स्ट्रक्चर को ही बदल दिया। और ये बताते हैं कि देखो मैंने ना वो ब्लैक हॉर्न लगाया हुआ था, अगर सी बीस्ट समुद्री जो बीस्ट होते हैं उस पर अटैक करते हैं और ये सिंग उसमें घुस जाता है ना, तो ये सिंग स्पिरिचुअल पावर उस बीस्ट का एब्जॉर्ब कर सकता है। इवन इन्होंने केबिन के अंदर भी ना काफ़ी चेंजेस कर दी थी, 2 स्टोरी की बना दी थी। और इन्होंने फॉर्मेशन को चेंज नहीं किया था, चीज़ें ये एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन अब जो फॉर्मेशन था ना उसमें एक चेंजेस इन्होंने किया था कि आप ज़्यादा लोड कर सकते हो स्पिरिचुअल स्टोन। पहले जू जैसे 10 पीस ही कर सकता था स्पिरिचुअल स्टोन, बट अब वो एक बार में 50 लोड कर सकता है। और बहुत सी चीज़ें मतलब अटैक के लिए भी जोड़ दी थी। जैंग सैन काफ़ी प्राउड फील कर रहा था। और कुछ सेल वगैरह, देखो नाव के बारे में तो मैं भी नहीं जानता हूँ, इन्होंने वो भी ऐड कर दिया था। जैसे जब स्पिरिचुअल स्टोन ये यूज़ करते हैं ना वो फॉर्मेशन में, तो वहाँ से ना बहुत सारे ब्लेड जैसे 8 तरीके एक डिफेंसिव शेल बन जाता है। मतलब आपका नाव एकदम सुरक्षित हो जाएगा, कछुए के जैसा ऊपर का होता है शेल वैसा डबल लेयर का डिफेंस बना दिया। हर चीज़ एक्सप्लेन करने के बाद ये नाव से उतरते और बोलते कैसा लग रहा है, खुश हो। सो एकदम इन्हें काफ़ी रेस्पेक्ट दिखाता। एल्डर ब्रदर तो ये बोलता ही था, बोलता है मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। और फिर ये कुछ धर्मा स्किफ के बारे में बताते हैं। मतलब धर्मा बोट को आप अपग्रेड करके धर्मा स्किफ बना सकते हो, जो कि आपका मेन वेपन बन सकता है। और इस दौरान ये बंदा थोड़ी अंगड़ाई भी लेता है। जूब इन्हें बाय बोलता है और निकल लेता है। इनके जाने के बाद ना जैंग सैन सोचता है यार मैंने काफ़ी पैसा खो दिया इस डील में, बस ये लड़का मेरे लिए कुछ अच्छा कर दे फ्यूचर में। कुछ स्पिरिचुअल स्टोन्स फिर से अपना मतलब लौंडा जो है ना वो छोड़ के जाता है और ये लेकर के फिर यहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद ना ये टोकन से मैसेज भेज देते कि वो जो लड़की है उसका ध्यान रखना किसी और को। इधर जू अपने पोर्ट हार्बर नंबर 79 में लौट चुका था। धर्मा बोट को पानी में उतारता और भाई क्या ही बेहतरीन दिख रहा था। और जब जू इसको और क्योंकि नाव में अब बैठ के एक मस्त ऑब्जर्व कर रहा था, इसे समझ में आता है यार क्या सही बना दिया है। और अब रात भर आराम करता है। अगले दिन सुबह की किरणें जागती हैं और ये बोलता अब समय हो चुका है समुद्री यात्रा करने का। अब इसका जो धर्मा बोट था लेवल 7 का था, तो उसमें ये बैठ के निकलता है समुद्र की तरफ, क्योंकि पोर्ट तो आपको पता ही है समुद्री क्षेत्र ही होता है। देखो यार मैं थोड़ा काम में फंस गया था, मैं ऑफिस से आ गया था 7 बजे शाम में, लेकिन मेरा कुछ काम हुआ नहीं था, तो वो करते करते मुझे 9 बज गए थे। फिर से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि सुबह मैंने 10 मिनट का वीडियो बना लिया था। मैंने सोचा था यार 30 मिनट का दूंगा, लेकिन शायद नहीं दे पाऊंगा। खैर आगे बढ़ते हैं। तो प्रतिबंधित जो समुद्र क्षेत्र था ना उस तरफ अपना जो निकल लेता है। समझ लो बस जैक स्पैरो जैसा ही निकल रहा था, बस भाई में वो जैक स्पैरो वाला जलवा नहीं था। अब समुद्र आपको पता है इसका ना तो ओर होता है ना तो छोर होता है, कोई अंत जू को दिख नहीं रहा था। समुद्र देखो, ये समुद्र के बीच में बैठ के आप समुद्र देख रहा था ना। दूर से समुद्र देखना अलग होता है, और जब आप समुद्र में उतर जाते हो नाव लेकर के तो समझ में आता भाई समुद्र क्या खतरनाक चीज़ है। तो इसलिए काफ़ी चौकन्ना भी था। कल्टीवेशन में बैठ जाता, आसपास नज़र भी रखता है। धीरे धीरे इसकी नाव आगे बढ़ रही थी। आगे में मतलब इसे 7-8 नावें दिखती हैं, ज़्यादातर क्लास 5 या क्लास 6 की थी। जो सबसे आगे नाव थी ना वो 7-8 के ग्रुप में, वो क्लास 8 या क्लास 9 की थी। उस पर गोल्डन कलर था भाई, खतरनाक दिख रहा था वो भी। एक तो ये प्रतिबंधित क्षेत्र का जो समुद्र का पानी था वो काला था, उसके बीच में ना भाई अलग ही दिख रहा था वो नाव। जो अब चौकन्ना हो जाता अपना डैकर भी निकाल के रख लेता है। बस अगर फाउंडेशन लेवल का बंदा नहीं है, खतरा भी है, तो ये संभाल सकता है। अब जू जैसे जैसे इसकी नाव भी बढ़ती है ना, तो एक आवाज़ सुनाई देता है, एल्डर सिस्टर कह के। वो बता रहा था जो भी बंदा था कि आपको पता है मैंने इस फिनिक्स पे कितने पैसे खर्च किए हैं। मैं तो बता भी नहीं सकता कितना ही बताऊं, लेकिन मैं स्पिरिचुअल स्टोन्स के बारे में नहीं सोचता हूँ ज़्यादा। मतलब अपने धर्माबोट को ये फिनिक्स बोलता था। मुझे बस इस नाव से प्यार है, और आपको पता है मुझे बस एक साथी होना जो मेरे साथ इस नाव पे मतलब आगे बढ़े, साथ में हम दृश्य देख सके। तो आवाज़ जू तक पहुंच रही थी क्योंकि समुद्र में ही थे तो ज़्यादा दूर थे भी नहीं। और ये बंदा कोई और नहीं, जाओ जोंग था, अगर आपको याद हो तो, जो कि अपने गोल्डन थर्माबोट पे खड़ा था, जिसको ये द फेनिक्स बोलता था। और बाजू में एक यंग वुमन थी, जिसने पेल कलर का डव स्ट्रोक पहना था। लड़की अपने 20 साल उम्र की अवस्था में होगी। लड़की इरिटेट तो हो रही थी, लेकिन क्या ही करे। दूर में लड़की को इस तरह जू की नाव नजर आती है। सूर्य की किरणें पड़ रही थी, लड़की की नजर जू पे पड़ती, लेकिन सूर्य की किरणों की वजह से ना वो जू को अच्छे से देख नहीं पा रही थी। लेकिन कुछ तो ऐसा देखती जो ये भूल नहीं पाएगी। जू देखता है इन लोगों को जाते हुए, और जब वो गुजर जाते हैं तो ये अपना डैगर अंदर रख लेता है और अपना कल्टीवेशन जारी रखता है। कमेंट में आपको बताना है लेकिन जोंग कौन है, से रिलेटेड स्टोरी, क्योंकि ये बंदा काफ़ी मशहूर हो चुका है, कई बार आ चुका है। जू की नाव धीरे धीरे समुद्र के गहरे क्षेत्र में जाने लगती है। जैसे काफ़ी दूर में ना इसे ज़ॉम्बी फिश वगैरह भी दिखाई देती है। तो करप्शन भी समुद्री क्षेत्र में जो प्रतिबंधित है क्योंकि, तो काफ़ी स्ट्रांग था। मानो करप्शन से ही ये समुद्र बना हो।
तो जू का जो शैडो थी ना, जो परछाई, वो डार्किश ब्लैक कलर की होती जाती है, मानो शाही से बनी हो और अपने मन से आगे बढ़ना चाहती हो। जू इस चीज को नोटिस करता है, तुरंत ही अपने जो क्रिस्टल है ना, वायलेट क्रिस्टल, उसके पावर को यूज करता है, इसको सप्रेस करने लगता है। कई बार ये प्रोसेस रिपीट करता है तो परछाई धीरे धीरे हल्की होने लगती है, धीरे धीरे रात का समय होने लगता है। एक तरह से बोल सकते हो जू का ये पहला रात है समुद्र के बीच में। जू अपनी नाव को ड्रैगन वेल फिलहाल बोलता। उसके नाव का शेप वैसा था ना कि स्वॉर्ड फिश जो रहती है, समुद्री मछलियां जो स्वॉर्ड फिश जिन्हें बोलते हैं, वो दूरी बना के रखती है। कुछ एक इसके नाव से टकराती है तो फिर पीछे हट जाती है। जू इस दौरान अपनी ओरा से बहुत सारे पानी की बूंदे बनाता और नाव के बाहर में एक शील्ड सा बना देता है। देखो, मछलियों के लिए या समुद्री जीवों के लिए रात का समय मेन होता है। जू का नसीब फिलहाल सही, उसे रात में फिलहाल ऐसा कुछ मिलता नहीं है खतरनाक। बस हवाओं का जो झोंका चलता है समुद्र में, तो एक आवाज आती है, बस वही। धीरे धीरे रात गुजर जाती है और सुबह का समय होने लगता है। जू अपनी आंखें खोलता है, अचानक से कुछ तो एक फील होता है, ऐसे कुछ तो और जू तुरंत ना अपने थर्माबोट के डिफेंस को मैक्सिमम पे कर देता है। तो बेसिकली जो ड्रैगन वेल है जू की ऑरा है। जब आप सी इनकांटेशन में जो प्रैक्टिस करते हो, उससे आप एक ड्रैगन वेल बना लेते हो, उसे एक्टिवेट करके था। और ड्रैगन वेल पानी के नीचे चल रही थी, इससे ये पूरा समुद्र को आसपास को ऑब्जर्व कर रहा था। एक अलग आवाज आती, जू को वो पुराने दिन याद आते जब वो प्रतिबंधित क्षेत्र में, जो मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पे गाने की आवाज आती थी ना, कुछ वैसा डर ये बहुत दिनों बाद फील किया था। कल्टीवेशन को एक्टिवेट करता, समुद्र के ना ऊपरी सतह पर कुछ तो देख, विशाल काय इंसानी क्रिएचर बोलो, जिसके बहुत सारे रेशे थे और एक चेन से मतलब कुछ तो बंधा हुआ था, ड्रैगन चैरियट बोल लो। तो ये बड़ा सा जो विचित्र जीव था ना, वो ड्रैगन रथ बोल लो या चैरियट, उसको खींच रहा। दूरी काफी थी जू के नाव से, तो जू पूरी क्लियरली नहीं देख पाता, बट देख पा रहा था। फाइनली जब वो क्रिएचर काफी दूर चला जाता है, जू चैन की सांस लेता है, बाहर निकल के सोचता क्या चीज था भाई वो। फाइनली धीरे धीरे सुबह पूरी तरह से हो जाता है। तो फिलहाल स्टोरी हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल सुबह एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनल कमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।